कांग्रेस पार्टी आजकल हर आलोचना का जवाब एक ही वाक्य से दे रही है, जाति जनगणना कराकर रहेंगे। पार्टी न इसके फायदे गिनवा पा रही है और ना ही ये कि इसके बिना नुकसान क्या है, लेकिन हाँ, जाति जनगणना के नाम पर राजनीति जमकर हो रही है। 3000 से भी अधिक जातियों और 25,000 से भी अधिक उपजातियों वाले देश में जातिगत पहचान को और आगे किया जा रहा है, जातिगत भेदभाव को और गहरा किया जा रहा है, जाति आधारित राजनीति को फिर से जिंदा किया जा रहा है। चलिए बिना समय गवाए सीधे मुद्दे पर चलते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के रणनीतिकारों में से एक रहे इस शख्स को आगे किया, यानी कि कौन? योगेंद्र सलीम यादव को, जिसे उन्होंने आगे किया। भारत जोड़ो यात्रा के रणनीतिकारों में से एक ये शख्स माने जाते हैं अपने एजेंडा का बचाव करने के लिए। कारण योगेंद्र यादव शब्दों को चबा चबा कर बोलते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं और खुद को सेफोलॉजिस्ट जैसी भारी भरकम उपाधि से नवाजते हैं। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में यहाँ पर एक चीज समझाई, यानी कि जाति जनगणना क्यों जरूरी है, ये उन्होंने समझाई। आइए आखिर सीधे देखते हैं कि योगेंद्र यादव ने यहाँ पर क्या कुछ कहा और क्यों उनका प्रपंच इस बार यहाँ पर नहीं चलेगा। वो अपनी बात शुरू करते हैं और एक एक्सरे सवाल से किसी भी चीज के पक्ष या फिर विपक्ष में होने की शर्त होती है कि अगर वो जरूरी और संभव है तो उत्तर हाँ होता है, और वो जोखिम भरा या फिर पहुंच से बाहर हो तो उत्तर ना होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब योगेंद्र यादव यहाँ पर कहते हैं कि हाँ या ना के निर्णय के लिए 5 बिंदु गिनाते हैं और उनके ही बिंदु के हिसाब से ये पता चल जाता है कि जाति जनगणना जरूरी नहीं है। चूंकि योगेंद्र यादव ने अपनी बात एक्सरे से शुरू की है, इसीलिए पहले तो उन्हें ये बताना जरूरी है कि आज तक किसी भी एक्सरे मशीन ने किसी व्यक्ति की जाति नहीं बताई है। उसके शरीर को स्कैन करके वो जाति नहीं बताती है। कहाँ फ्रैक्चर है ये तो उसने जरूर बताया है, शरीर के अंदर क्या समस्या है ये भी दिखाया है, लेकिन किसी की जाति नहीं बताई है। दूसरी बात, एक्सरे मशीन किसी के शरीर को स्कैन करने से पहले जाति नहीं पूछती। लैब अस्पताल वाला पैसा लेता है, बिना जाति पूछे मशीन उसकी तस्वीर निकाल देती है। खैर, पॉइंट्स पर भी आ ही जाते हैं। सबसे पहले योगेंद्र यादव ये कहते हैं कि कोई समस्या अथवा रोग है या फिर नहीं, इस पर निर्भर करता है कि उसका समाधान किया जाए या फिर नहीं किया जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत में जातिगत भेदभाव रहा है, लेकिन जिन जातियों को ओबीसी या फिर एससी एसटी में डाला गया है उनमें भी आपस में भेदभाव देखने को मिलता है। ये हम नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के होने वाले मुख्य न्यायाधीश वी.आर. गवई ने एससी एसटी में आरक्षण के आधार पर उपवर्गीकरण का आदेश देते हुए कहा है। उदाहरण के तौर पर अक्सर ये कहा जाता है कि कोई ब्राह्मण किसी डोम समाज के व्यक्ति के घर में पानी नहीं पीता, लेकिन उदाहरण के लिए ये पूछा जा सकता है कि क्या ओबीसी में शामिल यादव, निषाद, कुर्मी अथवा एससी एसटी में ही शामिल जाटव, मीणा या फिर पासी समाज के लोग क्या किसी मुसहर या फिर डोम समाज के घर में पानी पीते हैं? एक दूसरे की जाति में शादी विवाह करना तो दूर की बात है, क्या ऐसे भेदभाव की श्रेणी में गिना जा सकता है या फिर नहीं? तो हाँ, भेदभाव है और इतिहास में भी रहा है, लेकिन क्या दमा के रोग में गांठिया की दवा चलाई जा सकती है? अगर योगेंद्र यादव कहते हैं कि किस जाति के लोग कितने लोग हैं, ये गिनती कर लेने से रोग खत्म हो जाएगा या समस्या का समाधान हो जाएगा, तो या तो उनके अंदर का सलीम कुछ ज्यादा ही जाग उठा है या फिर बुद्धिजीवी होने की आड़ में वो प्रपंच चला रहे हैं। दूसरी बात, वो कहते हैं कि जाति जनगणना का मतलब सिर्फ जाति गिनते से नहीं होती है, बल्कि ये एक बड़ी इमारत का स्टोर हाउस है। बहुत अच्छे, लेकिन क्या वो भूल जाते हैं कि आज एक ऐसे जितने भी आंकड़े आए हैं उनका इस्तेमाल गरीबों के उत्थान के लिए कम और राजनीति के लिए अधिक हुआ है। उदाहरण के रूप में आप मंडल आयोग को ही ले लीजिए, इसमें ओबीसी को 52% आरक्षण देने की सिफारिश की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आरक्षण की सीमा को 50% से अधिक किए जाने को असंवैधानिक करार चुका है। वहीं वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने ओबीसी समाज के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की। उस दौरान पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए, सैकड़ों छात्रों ने आत्मदाह कर लिया। लालू यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं ने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और खुद वीपी सिंह नेपथ्य में चले गए। बता दें, अगर ये फैसला उतना ही क्रांतिकारी होता तो ओबीसी समाज विश्वनाथ प्रताप सिंह को वैसे ही पूज रहा होता जैसे दलित भीमराव अंबेडकर को पूजा जाता है। बाद में ओबीसी में भी सुप्रीम कोर्ट को क्रीमी लेयर की व्यवस्था करनी पड़ी, अर्थात जो अमीर हो गए उन्हें आरक्षण छोड़ने का नियम बनाना पड़ा।
ओबीसी समाज के नेता होने के नाम पर करोड़ों रुपए के घोटालों में लालू यादव के नाम आए। मुलायम सिंह यादव पर सैकड़ों करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा और यहां तक कि बिहार में कुछ खास सामान्य वर्ग की जातियों को निशाना बनाते हुए भूरा बाल साफ करो का नारा दिया जाने लगा। ओबीसी आरक्षण का हुआ क्या? रोहिणी आयोग ने ये पाया कि ओबीसी के लिए आरक्षित नौकरियों एडमिशन में 97% सीटें सिर्फ 1/4 जातियों को ही दी गई। और तो और आयोग ने अध्ययन के बाद में ये पाया कि 24.95% सीटें तो ओबीसी को सिर्फ 10 जातियों में बांट दी गई। समस्या ये है कि एक बार इस तरह के फैसले के लिए जाते हैं तो पीछे मुड़कर देखने और पुनः समीक्षा या फिर परिस्थितियों के हिसाब से बदलाव का कोई मौका नहीं रहता है। 100 साल बाद भी बता देते हैं कि सेम ही कंडीशन रहती है। सिफारिशों के बावजूद ओबीसी वर्ग में उपवर्गीकरण की सलाह ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। जब ऐसा कुछ फैसला होगा फिर योगेंद्र यादव जैसे लोग आग लगवाने के लिए बाहर निकल कर आएंगे और यहाँ पर लेख लिखना शुरू कर देंगे। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में रिटायर्ड जज राघवेंद्र कुमार के नेतृत्व वाले पैनल ने भी ओबीसी के उपवर्गीकरण की सिफारिश की है। योगेंद्र यादव कहते हैं कि जाति के अलावा अन्य चीजें भी नोट की जाएंगी, जैसे कि खाना गैस चूल्हे पर बनता है या फिर मिट्टी के चूल्हे पर, बिजली पानी की व्यवस्था है, घर की स्थिति कैसी है, इन सभी चीजों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया। अगर सामाजिक आर्थिक सर्वे ही कराना है तो उद्देश्य और अंतिम पायदान पर खड़े हुए लोगों का उत्थान, तो फिर जाति पूछने की जरूरत ही नहीं होगी। बिना जाति पूछे ही सर्वे कराकर उन तक सरकारी नौकरियों के लाभ पहुंचाने का काम है वो किया जा सकता है। अब योगेंद्र यादव के तीसरे पॉइंट पर आते हैं। योगेंद्र यादव का ये कहना है कि ये इस पर निर्भर करता है कि वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और उपलब्ध समय के हिसाब से व्यवहारिक होना चाहिए। बिहार में जाति जनगणना के मॉडल की वो बात करते हैं 500 करोड़ रुपए का लगाकर क्या हुआ, यानी कि यहाँ पर जो उन्होंने 500 करोड़ रुपए लगाए हैं उसका क्या हुआ। कुछ जातियों ने अपनी जनसंख्या छिपाने का आरोप लगाया। आपस में सोशल मीडिया में सिर फुटबॉल हुई। हर जाति के ठेकेदारों ने इस हिसाब से खुद को तौला और शुरू हो गई नेतागिरी। ऐसा कुछ तो नहीं है ना कि जाति जनगणना करा ली जाने के बाद से वहां पर पटना में न्यूयॉर्क जैसे विकास हो गया हो, उल्टे सत्ता बदल गई। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से राजद के साथ गठबंधन तोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। जाति जनगणना अगर इतना ही सुंदर और व्यवहारिक फैसला होता है तो फिर गठबंधन में दरार क्यों आ गई? इसका उद्देश्य था कि हर नेता अपनी अपनी जाति की जनसंख्या जान ले, बस हो गया। जाति के नाम पर घृणा फैलाने वाले कुछ अन्य जातियों को गाली दे दें, ये हो गया। चौथे पॉइंट में योगेंद्र यादव कहते हैं कि जातिगत जनगणना का खर्च असंभव नहीं होना चाहिए। भारत में ऐसे कार्यों के लिए किन्हें लगाया जाता है? शिक्षकों को, सरकारी कर्मचारी को। इससे पठन पाठन का नुकसान होता है और सभी जातियों को, क्योंकि 14 साल तक के बच्चों के लिए या फिर 8वीं कक्षा के लिए सरकारी स्कूलों में शिक्षा बिल्कुल मुफ्त है। यहाँ पर आरक्षण नहीं है। शिक्षक हमेशा जनगणना से लेकर चुनावी ड्यूटी तक कर लग रहे हैं और योगेंद्र यादव जैसे लोग जाति जनगणना की बातें कर करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और यही उनका उद्देश्य है। योगेंद्र यादव 5वें पॉइंट में ये कहते हैं कि प्रक्रिया जोखिम भरी नहीं होनी चाहिए और इसका नुकसान इसके लाभ से कम होना चाहिए। फिर उत्तर हाँ होता है, ये जोखिम भरा है। तो जिस भारत में जातिवाद मिटाने की बात की जाती है, जहां पर जाति को लेकर कई भीषण संघर्ष हो चुके हैं, वहां पर आप जाति और जातिगत पहचान को ही सबकी प्राथमिकता पहचान बनाना चाहते हैं। क्या ये उचित है? भारतीयता और सामाजिक पहचान गई तेल्ले ने सब अपनी अपनी जाति के आधार पर ही जानेंगे कि आखिर उनके लिए क्या जरूरी है या फिर क्या नहीं। इसके तहत पहले कथित सर्वेक्षण और पिछड़ों को लड़ाया जाएगा, फिर ओबीसी आरक्षण की सच्चाई सामने आएगी कि कुछ ही समूह सारा लाभ खा रहे हैं और फिर एससी एसटी को लेकर यह बात सामने आएगी कि कुछ समूह तमाम आरक्षण के बावजूद हाशिए पर पड़े ही हुए हैं। इससे आंतरिक संघर्ष और बढ़ेगा, जाति के आधार पर पहचान ऊपर आ जाएगी और बाकी चीजें नीचे चली जाएंगी, तो देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ेगा। तो हाँ, ये काफी खतरनाक है। नेता लोग भी चुनाव जीतने के लिए इस संघर्ष का इस्तेमाल करेंगे। खून बहने से राजनीति को आज तक अफसोस नहीं हुआ है, यानी कि कांग्रेस यहाँ पर जातिगत की जनगणना कराकर सिर्फ और सिर्फ लोगों में हिंसा कराना चाहता है। आप ये जताना चाहते हैं कि जाति के आधार पर ही इंसान आगे बढ़े, तो ये गलत है, क्योंकि
क्योंकि अगर जाति जनगणना आपको ही पता है कि इसका क्या लाभ है, क्या नुकसान है, ये अगर आपको ही पता होता तो आज यहाँ पर हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ जाति जनगणना की लड़ाई नहीं होती। हालांकि कांग्रेस के पास अब कुछ भी नहीं बचा है सिवाय इसके कि वो जाति जनगणना को यहाँ पर शुरू करवा कर ही मानेंगे, या फिर उसके जो लाभ है, जो भी चीजें उनको समझ आता है उसके हिसाब से वो इस कार्य को करना चाहते हैं। तो ये जनता के लिए बिल्कुल सेफ नहीं माना जाता है और ना ही इसके कोई नुकसान और ना ही इसके कोई लाभ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यानी कि कांग्रेस के पास मुद्दा ही नहीं बचा है। तो दोस्तों, जाति जनगणना को लेकर ये विवाद काफी लंबा है और अभी भी चला जा रहा है और आगे भी अगर कांग्रेस से कोई भी सवाल किया जाता है तो वो जाति जनगणना को पहले आगे रखना चाहेगी, जो कि उनके मुद्दे से बिल्कुल बाहर है। तो इस पर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।